हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ हम MPPSC 2020 मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर पेपर 2 के पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र। इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने इस कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया था। इसमें हमने देखा था कि कैसे हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत किन किन बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र को। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था को देखेंगे। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वर्ष 1776 में अपनी एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अगर मैं धन की बात करूं तो बहुत पहले यानी पुराने समय में बाटल सिस्टम हुआ करता था। बाटल सिस्टम का मतलब है लेन देन की पद्धति हुआ करती थी, यानी कि अगर मुझे 1 किलो चावल चाहिए तो बदले में मैं आपको 1 किलो गेहूँ दे दूँगा। इस तरह से एक्सचेंज वाला सिस्टम चला करता था। लेकिन इस एक्सचेंज वाले सिस्टम में सबसे बड़ी खामी ये थी कि अगर जैसे मैं आपको 1 किलो चावल दे रहा हूँ या आपको 1 किलो गेहूँ दे रहा हूँ और बदले में आपसे 1 किलो चावल चाह रहा हूँ, तो आपको भी यही चाहिए कि आपको भी 1 किलो गेहूँ की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपने कहा कि नहीं भाई मुझे तो दाल चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये जो एक्सचेंज है ये नहीं हो पाएगा, यानी कि दोनों की सहमति या दोनों की आवश्यकता वहाँ पर होनी आवश्यक थी। फिर इस कमी को दूर करने के लिए रुपया यानी मनी का आविष्कार हुआ। कोई ऐसी चीज़ उन्होंने सोची कि कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके माध्यम से ये विनिमय, ये एक्सचेंज किया जा सके। तो इस तरह से मनी का आविष्कार हुआ। फिर अलग अलग प्रकार के सिक्के बनने लगे जब मनुष्य ने धातु की खोज की, चांदी के, सोने के, तांबे के, पीतल के, इस प्रकार के अलग अलग सिक्के बनने लगे। फिर ये जो मनी है, ये जो पैसा है, ये पेपर फॉर्म में आया, यानी कागज़ों के पैसे बनने लगे जिसे हम नोट कहते हैं। फिर ये जो पैसा है और आगे जाके ये जो पैसा है ये प्लास्टिक रूप में आ गया, यानी प्लास्टिक कार्ड बनने लगे जिसे हम ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब कहते हैं। फिर और आगे जाके ये जो मनी है ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक मनी बन गया, यानी कि जैसे कि हम आज यूज़ करते हैं पेटीएम, गूगल या मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से जो पैसा है अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और आगे चल के वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जिस आपने सुना होगा बिटकॉइंस वगैरह, इनका आविष्कार हुआ है। हालांकि इनको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो आगे वाले लेक्चर्स में हम इनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उनके उपभोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसका अध्ययन। यानी कि जब हम किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं तो वो अर्थशास्त्र कहलाता है। वस्तुओं तो आपको समझ में आ गई होगी, वो खाने पीने की वस्तु हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं पहनने के लिए, या आपके मोबाइल हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वस्तुएं। सेवाओं की अगर मैं बात करूँ तो सेवा का मतलब होता है यहाँ पे सर्विस। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको देखता है और आपके लिए दवाइयाँ लिख देता है, उसके बदले में आप उससे फ़ीस देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, डॉक्टर आपको अपनी सर्विस दे रहा है। उसी तरह जैसे कि आपने इस कोचिंग में फ़ीस भरी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, सेवाएं दे रहा हूँ अपनी, ठीक है। आगे समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं। अब अर्थशास्त्र के अगर वर्गीकरण की बात करें तो अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है किसी एक उपभोक्ता या किसी एक कंपनी या किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उसी तरह जब हम बड़े क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। यानी कि हम जब किसी देश के अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं, किसी राज्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो किसी देश या क्षेत्र में अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन
अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि जब हम माफ़ कीजिएगा अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी कि जब हम अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को अध्ययन करना शुरू करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए, अर्थव्यवस्था के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। वो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इनको हम आगे चल के इस लेक्चर के आखिरी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार को। अर्थव्यवस्था के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाजार पर या मार्केट पर सरकारी नियंत्रण होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल की बनाने वाली कंपनी है, तो उस कंपनी पर सरकार क्या करेगी, अपना नियंत्रण करेगी, कई सारी प्रतिबंध लगाएगी कि भाई आप इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही मोबाइल बना सकते हैं, या आप इतना ही उत्पादन कर सकते हैं एक साल में, जैसे आप 100 ही मोबाइल उत्पादित कर सकते हैं, या आप 10,000 तक के ही मोबाइल बना सकते हैं, या एक बार में आप सिर्फ 10 मोबाइल ही बेच सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रतिबंध सरकार के द्वारा जब लगाए जाते हैं मार्केट पर, बाज़ार पर, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ऐसी अर्थव्यवस्था या इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारी चीज़ें मार्केट पर छोड़ दी जाती हैं, बाज़ार पर छोड़ दी जाती है। सरकार का नियंत्रण या तो निम्न होता है या फिर शून्य हो जाता है। इस स्थिति में अगर मैं देखूं, इस तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है या मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उन्हें लगता है कि हम 10,000 के मोबाइल बनाने चाहिए तो 10,000 के बनाती है। अगर उन्हें लगता है कि भाई हमें तो 10 लाख का मोबाइल बनाना चाहिए तो 10 लाख का भी बना सकती है। उन्हें ये लगता है कि हमें एक साल में 100 मोबाइल बनाने हैं चाहिए तो 100 बनाती है। उन्हें लगता है कि हमें एक दिन में ही 100 बनाने चाहिए क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, बहुत सारे लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, तो एक दिन में हम 100 बना सकते हैं, तो एक दिन में 100 बना सकती है वो। जैसा कि मार्केट चल रहा होगा या जैसे भी बाज़ार से मांग होगी वो उस हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गई कैसी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, आगे एक और अर्थव्यवस्था है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हमने यानी भारत ने अपनाया है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर एक जगह ले आए और मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत में अर्थव्यवस्था के विकास को। भारत में अगर अर्थव्यवस्था के विकास की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये जो पूरा चैप्टर, ये जो हम पढ़ रहे हैं भारत में अर्थव्यवस्था का विकास, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो सारी बातें हमने अभी तक डिस्कस की और हम आगे चल के जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे, ये आपके अर्थव्यवस्था को, जब हम इस अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, इस अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो ये आपको समझने के लिए एक आधार प्रदान करेगी, ये आपका बेस बनाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था के विकास की भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जब हम अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हैं तो हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद से। स्वतंत्रता के बाद से इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके पहले जितनी भी नीति बनाई जाती थी वो ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई जाती थी। और ब्रिटिश शासन कैसी नीति बनाएगा, ऐसी नीति बनाएगा जिसमें ब्रिटिश का या ब्रिटिश शासन का फ़ायदा हो, ना कि भारत का या भारतीय लोगों का। ठीक, तो 1947 के बाद से जितनी भी आर्थिक नीतियों को अपनाया गया उसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अगर स्वतंत्रता के बाद से बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग है समाजवादी और दूसरा भाग है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट। समाजवादी की हम बात करें तो वर्ष 1947 से लेकर 1991 तक का जो वर्ष रहा है, उस समय तक हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी आर्थिक विकास को अपनाया। और उसके बाद 1991 के बाद से अभी तक जो हमारा चल रहा है वो भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण वाले आर्थिक विकास को हमने अपनाया था। समाजवादी आर्थिक विकास की अगर मैं बात करूं तो इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि उस समय जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा था या भारत जब उस समय जब आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने कई सारी चुनौतियाँ थी, जैसे कि गरीबी, बेरोज़गारी, पूंजी का अभाव था, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और कोई हम तकनीक रूप से विकसित भी नहीं थे। इसीलिए हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी आर्थिक विकास को अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो 1991 के बाद से हुआ। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खोल देते हैं या संसार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल देते हैं, तो ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें होता यह है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनका राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र संचरण होने लगता है। यानी कि कोई रोक टोक नहीं होती है कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों पे जो सरकारी नियंत्रण है वो तो या तो शून्य हो जाता है या काफ़ी कम हो जाता है। अब ये जो भूमंडलीकरण है, ये जो भूमंडलीकरण किया गया, इसके लिए हमने क्या किया गया, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म्स को हम मोहन राव मॉडल भी कहते हैं। मोहन राव मॉडल यानी कि उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे सरदार मनमोहन सिंह, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव जी। एलपीजी नीति अपनाई गई, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की नीति में सबसे पहले तो ये किया गया कि जो सरकार की नीति है, जो सरकार की नियंत्रण है, उसको कम किया गया और उदारवादी नीति को अपनाया गया। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार नियंत्रित करती है कि आप इतना ही उत्पादन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, या इतनी ही कीमत पर बेचेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो इन सब चीज़ों को हटाया गया कि भाई अब कंपनियों को छोड़ दिया गया कि आप जितना चाहें उतना उत्पादन कर सकते हैं, आप अपने मनचाहे रेट पर उसको बेच सकते हैं। हर काम को करने के लिए पहले लाइसेंस लिए जाते थे कि भाई आपको अगर इतना उत्पादन करना है तो इसके लिए अलग लाइसेंस, आपको इस दाम पे बेचना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले लाइसेंस लिए जाते थे। तो ये जो लाइसेंस वाली व्यवस्था थी, इसे हटाया गया। आरक्षित क्षेत्र को सीमित किया गया और इसे 2 तक सीमित किया गया। आरक्षित क्षेत्र की बात करूँ तो पहले क्या होता था कि हर जगह सरकार के लिए कुछ आरक्षित जगह थी कि जैसे मान लीजिए कार है तो कार सरकार ही बनाएगी, आप कोई निजी कंपनी या कोई दूसरी चीज़ नहीं बना सकती। जैसे आज की क्षेत्र में मैं बात करूं, रक्षा क्षेत्र में जो है, रक्षा क्षेत्र में आज भी सरकार का ही नियंत्रण है, वो सरकार के लिए आरक्षित है। जैसे कि आप चाहो तो ये नहीं बोल सकते कि मैं भाई बम बनाने की फैक्ट्री डाल लूँ, ठीक है, या तोप बनाने की फैक्ट्री डाल दूँ। तो ये सब ये जो रक्षा उत्पाद हैं, ये किसके लिए आरक्षित हैं? ये अभी भी सरकार के लिए आरक्षित है। उसी तरह से आप एक खुद का न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी एक तरह से सरकार के लिए आरक्षित है। तो पहले इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी जो सरकार के लिए आरक्षित थी, उसको हटा दिया गया और फिर 2 या 3 क्षेत्रों तक ही उसको सीमित किया गया। चलिए, तो ये था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जिसको हमने देखा। फिर इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी और निजी क्षेत्र या निजीकरण धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर क्षेत्र में नई नई चीज़ें आने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ और इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अपने 2020 के सिलेबस को देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भारत में कृषि, भारत में उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कृषि क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है और उद्योग क्षेत्र क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उन्हें 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसी सारी चीज़ें जो उत्पादित होती है, यानी कि जैसे कि आपका हो गया कृषि, आपका हो गया डेयरी फार्म यानी पशुपालन, आपका हो गया मत्स्य पालन, बागवानी, ये सारी चीज़ें आपके किस में आती है? ये चीज़ें आपकी आती है प्राथमिक क्षेत्र में। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाता है उद्योग, आपके आ जाते हैं माइनिंग यानी कि खदानें, और आ जाती है आपकी ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं या बड़ी बड़ी मशीनरी इंस्टॉल की जाती है, ये सब आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। तृतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तृतीय क्षेत्र में हम आ जाते हैं, वो आते हैं हम सेवा क्षेत्र में। सेवा देने वाले जैसे कि कॉलेजेस, वो आपको एजुकेशन वाली सेवा दे रहे हैं, बैंक, हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका परिवहन वाले क्षेत्र हो गए, ये सारे क्षेत्र आपके सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कोई गांव है
वहाँ पर किसी पर्टिकुलर जिस चीज़ की फसल उगती है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर टमाटर उग रहा है, उस गांव के क्षेत्र में टमाटर उगता है। अब वहाँ पे हमने एक कंपनी बना दी जो टमाटर से क्या बना रही है, सॉस बना रही है, ठीक है। तो अब वो कंपनी या वो जो फैक्ट्री होगी उसमें कुछ काम करने वाले कर्मचारी भी होंगे, कुछ लोग वहाँ पर मशीन चलाते होंगे, कुछ लोगों का काम होगा कि खेत से टमाटर लाके वहाँ तक पहुँचाने का, फिर कुछ लोग होंगे जो उसकी साफ़ सफाई करते होंगे। इस तरह से प्रक्रिया चलती होगी और आखिरी में सॉस बनता होगा और फिर उसको बॉटल में भर के या पैकेट्स में भर के दूसरे मार्केट में उसको बेचा जाता होगा। तो अब जब वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी भी होंगे। अब उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, जैसे कि मान लीजिए उन्हें दूर से आना पड़ता होगा, तो उन्हें कहा कि भाई हम पास में ही घर बना लेते हैं, तो आसपास क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएंगे, घर बनने चालू हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि अब घर बनने लगे, लोग रहने लगे, तो उन्हें ज़रूरतों की सामान की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपका दूध हो गया, किराने का सामान हो गया, ये डेली नीड्स की आवश्यकता होती है, इन सब की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या होगा, फिर वहाँ पे डेली नीड्स की शॉप खुलने लगेगी, किराने की दुकान खुलने लगेगी, दूध डेयरी बनने लगेगी, खाने पीने के लिए वहाँ पे होटल्स खुलने लगेगी, कैंटीन्स खुलने लगेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे उस क्षेत्र में डेवलपमेंट यानी विकास चालू हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे होटल हो गया, आपका बैंक हो गया, वहाँ बैंक खुलेगा, लोग बीमार पड़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स खुलने लगे। तो ये जो सारी चीज़ है ये सब काय में आ जाएंगी, फिर अपने आप ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। इन सब का भारत के जीडीपी में या किसी भी देश के जीडीपी में इन तीनों क्षेत्रों का अपना अपना योगदान होता है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि भारत के जीडीपी में इन सभी क्षेत्रों का क्या योगदान है। भारत की जीडीपी की अगर मैं बात करूं, जैसे सन 2012 का आंकड़ा है, हालांकि मैंने कोशिश की थी कि 19 या 18 का कुछ मिले, लेकिन मिल नहीं पाया मुझे। इसी को देख लेते हैं हम। अगर भारत के जीडीपी में हम देखें इन तीनों क्षेत्रों के योगदान को, देखिए जीडीपी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए, आगे वाले लेक्चर में हम उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के ये देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन तीनों क्षेत्रों का अलग अलग क्या योगदान है, इसको हम देखते हैं। तो भारत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, जैसे कि इस चार्ट में देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमें योगदान मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर, जैसा मैंने बताया, सिर्फ सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आपको क्या आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आपको आ जाएगा होटल्स आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आपको जो शॉप्स खुल रही हैं वो आ जाएंगी, परिवहन आ जाएगा, और उसके बाद आपका स्कूल आ जाएगा, कॉलेजेस आ जाएगा, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। ये सब क्या है, सर्विस दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर्स। तो हमारे यहाँ की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन कर रहा है, सर्विस सेक्टर कर रहा है। उसके बाद ये जो लाल वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये है इंडस्ट्रीज़, यानी कि हमारा द्वितीय क्षेत्र, हमारा उद्योग। ये क्या है, इसका भी योगदान है। ये कितना है, 24% के लगभग, 2012 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है हमारा एग्रीकल्चर, यानी जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, उसका योगदान कितना है, 17%। आगे समझ में। तो इस प्रकार से हमारा इन तीनों क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में हमने योगदान देख लिया। अब हम इसकी तुलना करते हैं दूसरे देश से। दूसरे देश की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा देश है हमारे लिए तुलना करने के लिए हमारा पड़ोसी राज्य चाइना। ठीक, हम देखते हैं कि चीन की इकोनॉमी यानी चाइना की अर्थव्यवस्था आखिर हमारी अर्थव्यवस्था से इतनी बड़ी क्यों है, और हम अपनी अर्थव्यवस्था को, जैसे आपने सुना होगा, अगर न्यूज़ में आपने देखा होगा या सुना होगा, कि हम जो हमारी अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास को रोज़गार विहीन अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास क्यों कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस पिक्चर में देखिए, इस चार्ट बार में देखिए, तो सबसे पहला वाला, ये वाला जो कॉलम दिया गया है, ये दिया गया है चाइना की जीडीपी के बारे में। ये वाला जो कॉलम दिया गया है, ये दिया गया है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में कितनी इन्वॉल्व है, यानी कि सर्विस सेक्टर में कितने लोग जुड़े हुए हैं, सेवा क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हैं, यानी ठीक है ना, यानी कि हमारा जो तृतीय क्षेत्र है उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। फिर इंडस्ट्री यानी हमारा जो दूसरा क्षेत्र जो है उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर यानी कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है
उससे कितने लोग जुड़े हैं या कितनी जनसंख्या वहाँ पर लगी हुई है। इसी तरह ये वाला जो कॉलम है, ये वाले कॉलम में दिया है कि भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, एग्रीकल्चर का कितना योगदान है यानी प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, इंडस्ट्री यानी कि द्वितीय क्षेत्र का कितने योगदान है, और सर्विस यानी कि तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है। उसी तरह से ये वाला जो कॉलम आप देखेंगे, ये वाले कॉलम में दिया है आपको कि कितनी जनसंख्या किस क्षेत्र में इन्वॉल्व है या किस क्षेत्र में वो लगी हुई है। जैसे कि एग्रीकल्चर में यानी कि कुछ खेती किसानी में कितने लोग जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर में कितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो इंडस्ट्री वाला एरिया है उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए इसकी थोड़ा सा हम तुलना करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं चाइना का, चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये दिखाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। तो जैसा कि अगर आप 100% में देखें तो 100% के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे तो 15% के लगभग चाइना की जीडीपी में, चाइना की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान है। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका हो गया इंडस्ट्री वाला सेक्टर यानी कि आपका उद्योग वाला क्षेत्र। उद्योग वाले क्षेत्र में आपका 60% के ऊपर अगर हम देखें तो 60% के ऊपर चाइना में इंडस्ट्रीज क्षेत्र का माफ कीजिएगा यानी कि उद्योग क्षेत्रों का योगदान है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, यह है करीब 45% के लगभग जो सेवा क्षेत्र है उसका चाइना के अर्थव्यवस्था में योगदान है। अब चाइना के जो सेक्टर हैं, ये जो तीनों सेक्टर हैं, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और हमारा कृषि क्षेत्र, इनको हम अगर चीन की जनसंख्या से तुलना करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको। देखिए ये जो ग्रीन वाला भाग आप देख रहे हैं ये किसको दिखा रहा है, एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर का वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान कम है, लेकिन जितना योगदान है उससे लगभग दुगने या दुगने से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो उसमें लगी हुई है। फिर आप देखते हैं कि जितना उद्योग का योगदान है वहाँ की अर्थव्यवस्था में, उसमें उसके आधे के लगभग जो जनसंख्या है वो वहाँ पर उद्योग में लगी हुई है। और जो सेवा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो सेवा क्षेत्र में जितना योगदान है अर्थव्यवस्था में, लगभग उतनी ही जनसंख्या उस सेवा क्षेत्र में लगी हुई है, उस सेवा क्षेत्र से उसको रोजगार मिल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये चाइना की बात कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं भारत में। भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें आप देखिए कि लगभग 17% एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी यानी प्राथमिक क्षेत्र से भारत की अर्थव्यवस्था को मिलता है। उसके बाद अगर मैं उद्योग क्षेत्र की बात करूं तो 20 से 25% का जो आंकड़ा है वो उद्योग क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा, जैसा कि हमने देखा कि 54% से ज़्यादा, 54-55% से ज़्यादा जो है सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं हमारी जनसंख्या से। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि कृषि क्षेत्र में केवल 17% भारतीय अर्थव्यवस्था को योगदान है, लेकिन अगर मैं देखूं तो 54-55% से ज़्यादा लोग किस में जुड़े हुए हैं, खेती किसानी में जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। फिर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो 24-25% जो लोग हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को योगदान है इंडस्ट्री का, लेकिन उसमें लोग कितने प्रतिशत जुड़े हुए हैं। अगर प्रतिशत की बात करूं तो ये लगभग 20% लोग भी नहीं होंगे। 20% से 20 से 22% लोग जो हैं वो हमारे इंडस्ट्री यानी उद्योग क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब हम आते हैं सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं यानी सेवा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सेवा क्षेत्र का योगदान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें अगर लोगों की बात करें तो लोग जितना ज़्यादा योगदान है उससे काफ़ी कम संख्या में लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कम से संख्या में लोग इस क्षेत्र पर रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। आगे समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा अपन इसको और समझते हैं, और इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया 17% जो कृषि क्षेत्र है हमारा
वो अर्थव्यवस्था को योगदान दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, तो 54% लोग जो हैं वो इस एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, यानी आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर कर रही है, खेती किसानी कर रही है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन कर रही है। लेकिन उनका उत्पादन का जो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है वो तो केवल 17% है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को इतने सारे लोग मेहनत करने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था को उनका योगदान सिर्फ और सिर्फ 17% ही है। आगे समझ में। और सबसे ज़्यादा हमारे अर्थव्यवस्था को कौन योगदान दे रहा है? वो दे रहा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया बैंक हो गए, सर्विस सेक्टर में आ गया डॉक्टर आ गया, सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटल्स आ गए। अब हो क्या रहा है, सर्विस सेक्टर का जो है हमारे सेवा क्षेत्र जो है वो जीडीपी में हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान तो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन उससे जुड़े हुए लोग कम हैं। इसीलिए जब हम हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई तो दिखती है, लेकिन उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा जो रोज़गार क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए, हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो रोज़गार उनको प्राप्त नहीं हो पाता। यानी कि अर्थव्यवस्था तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन बेरोज़गारी नहीं घट रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है साथ में। ठीक है, ये आगे समझ में। तो इस प्रकार का हमारा स्वरूप है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित होना चाहिए था, जैसे कि पहले प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ना चाहिए था, फिर द्वितीय क्षेत्र यानी हमारा जो इंडस्ट्री वाला एरिया है, हमारा जो उद्योग है उनको बढ़ाना चाहिए था, और फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र को बढ़ना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने पहले प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने सीधा जंप कर दिया, हम सीधा कहाँ पे कूद गए, हमारे सेवा क्षेत्र पे। हमारा सेवा क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया। इसीलिए वर्तमान में आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये सब क्यों चलाए जा रहे हैं? ये सब इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो बीच वाला है ना, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। इसके बाद जब हमारा जो पहला पॉइंट है हमारे सिलेबस का, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के मुद्दे और उसकी पहल, इनको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कृषि क्षेत्र में हमें यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की बात करनी है, इनसे जुड़े मुद्दों की बात करनी है, और इसके लिए क्या पहल की गई उनके बारे में बात करनी है। जब हम उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे तो उद्योग क्षेत्र में हम क्या बात करेंगे, उद्योग क्षेत्र यानी हमारे द्वितीय क्षेत्र की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत को खड़ा कर सकते हैं, कैसे हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं, इससे संबंधित क्या पहल है, इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं, हम इसके अंतर्गत इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारे सेवा क्षेत्र की, इसको हम और कैसे आगे ले जा सकते हैं और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं, इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में, हम उद्योगों के बारे में बात करेंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसी से संबंधित हमारा जो करंट अफेयर्स वाला लेक्चर चलता रहता है, उसमें हम नई जो स्कीम्स आती हैं, नई जो चीज़ें, सरकार की घोषणाएं चलती हैं, सरकार की योजनाएं चलती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। आप उनको वीडियोस को बिल्कुल कंटिन्यूसली देखते रहिए। इससे आपको क्या होगा कि जो नई योजनाएं हैं, नई चीज़ें हैं, ख़ास तौर से अगर हम देखें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वो आपको बहुत लाभ देगी, बहुत आपको बेनिफिट देगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे या आप जब उत्तर लेखन करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।